गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा नया पॉइंट है आय और अन्य लक्ष्य। कि जो आय होती है मानव की, सबसे पहले मानव हमेशा जो है अपनी आमदनी को बढ़ाने की सोचता है। वो ये सोचता है उसको नियमित काम मिल जाए, नियमित उसको क्या मिल जाए, मजदूरी मिल जाए। एक तो वो क्या चाहता है, नियमित काम चाहता है ताकि कभी भी वो बेरोजगार ना रहे। दूसरा क्या होगा, जिस भी काम पर जाता है उसके लिए बेहतर क्या मिले, उसको वेतन मिले। तीसरी बात वो क्या चाहता है, अगर किसान है तो उसका जो उत्पाद है उसकी क्या मिले, उसका अच्छा मूल्य मिले। तो जब ये सारी चीजें सोच लेता है तो उसके बाद में ये तो सारी की सारी भौतिक वस्तुएं हैं, ये सारी की सारी क्या है, भौतिक वस्तुएं हैं। जब उसको ये चीजें प्राप्त हो जाती है उसके साथ साथ में उसके जीवन के अन्य लक्ष्य भी हैं। वो अन्य लक्ष्य क्या है, वो जिस समाज में रहता है वहां क्या चाहता है कि बराबरी का व्यवहार हो उसके साथ। क्या चाहेगा वो, बराबरी का, कि सारे व्यक्ति उसको समान समझे। दूसरी बात क्या चाहेगी, वो स्वतंत्रता भी चाहेगा कि उसकी स्वतंत्रता का आनंद ना हो। तीसरी बात क्या चाहेगा, वो अपनी सुरक्षा भी चाहेगा, जैसे कि रोजगार की सुरक्षा है। किसकी सुरक्षा है, रोजगार की सुरक्षा है। तो हमारा जो जीवन है अगर हम खाली उसको आय के ऊपर डाल लें या भौतिक वस्तुओं पर ही डाल लें, उससे ही विकास का पैमाना नहीं होता है। जब मानव की आय बढ़ जाती है उसके साथ साथ में मानव जो है अन्य अभौतिक वस्तुओं से भी अपने आप को क्या मानता है, प्रभावित मानता है। जो हमारा जो बेहतर जीवन है वो केवल अभौतिक वस्तुओं पर ही निर्भर नहीं करता है, इसके साथ साथ में भौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। और अकेले भौतिक पर भी नहीं है, अभौतिक पर भी होता है। जैसे कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, द्रव्य पदार्थ हैं, जिसे जो हम क्या नहीं कर पाते हैं, खरीद नहीं पाते हैं। जैसे कि मित्रता है, उसको हम खरीदा नहीं जा सकता है, ये कोई वस्तु नहीं है। और हर आदमी चाहता है कि समाज में उसकी अच्छे लोगों के साथ मित्रता हो, जब भी उसे दुख और तकलीफ हो तो वो लोग उसकी क्या करें, सहायता करें। तो एक अच्छी मित्रता के वातावरण को भी वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम आसानी से क्या नहीं कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। उनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। उनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन निष्कर्ष निकालना यह गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वो महत्व नहीं रख सकता। अब मित्रता को मापने का कोई पैमाना नहीं है, प्यार को मापने का कोई पैमाना नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते इसके लिए मानव के विकास में इसका क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल और बताता हूं। मान लो किसी भी व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है, क्या मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलने के बाद वो दो तीन चीजें सोचता है कि दूर तो नहीं मिली है उसको, जो नौकरी है वो किसी दूर दराज क्षेत्र में तो नहीं है, क्या उससे उसका जो सामाजिक जो जीवन है वो प्रभावित तो नहीं होगा, उसका पारिवारिक जीवन प्रभावित तो नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, उसको वेतन कितना मिल रहा है। उस वेतन के साथ साथ अब वो क्या देखेगा, क्या वो उसकी जो नौकरी है वो सुरक्षित है या नहीं है। उसकी नौकरी क्या है, जब वेतन की बात आ जाती है तो वहां दो चीजें देखी जाएगी, क्या उसकी जो नौकरी है वो जहां पर जा रहा है क्या वो सुरक्षित है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसे नियमित रूप से रोजगार नहीं मिलेगा, एक निश्चित समय के बाद कहीं उसे नौकरी से निकाल तो नहीं दिया जाएगा। तो वो दूसरी चीजें हैं। वो फिर क्या देखता है, कंपैरिजन देखता है कि कहीं उसे अगर ज्यादा वेतन मिल रहा है और वो नौकरी उसकी सुरक्षित नहीं है तो वो उस नौकरी पर नहीं जाएगा। वो उस नौकरी को ज्यादा प्रेफर करेगा जिस नौकरी के अंदर उसको क्या मिलता है, स्थायित्व मिलता है। इसके अलावा वो ये भी देखेगा क्या वो परिवार को समय दे पाएगा। नौकरी मिलने के बाद उसने देखा, वो कंपैरिजन करता है दोनों नौकरियों में, एक में वेतन ज्यादा मिलता है एक में कम मिलता है। तो पहले कंपैरिजन किया, क्या किया उसने कि रोजगार में सुरक्षा कहां है। दूसरा फिर वो ये देखेगा कि परिवार को जो है समय, अब जहां पर नौकरी की सुरक्षा होगी वहां पर क्या होगा, काम के घंटे निश्चित होंगे, नियमित आपको रोजगार मिलेगा, निश्चित जो है आपको चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। तो इसलिए वो अपने परिवार को क्या दे सकता है, प्रोटेक्शन ज्यादा दे सकता है। तो ये लक्ष्य होते हैं। जब आय की बात आ जाती है तो उस आय के साथ साथ हमारे लक्ष्य भी क्या होने शुरू हो जाते हैं, निर्धारित होने शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति जो है अन्य लक्ष्यों को देखना शुरू कर देता है। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको। जिन घरों के अंदर महिलाएं वेतन भोगी हैं, जो बाहर जाकर के काम करती हैं, उनको घर के अंदर आदर ज्यादा मिलता है। ये एक लक्ष्य हो गया। ये एक लक्ष्य है कि जिन महिलाओं को बाहर जाने का काम का करने का अवसर मिलता है उनको समाज में भी आदर की दृष्टि से देखा जाता है। इसके साथ साथ हम उन महिलाओं के हाथ में कामकाज भी बढ़ाते हैं, तो घर से बाहर जाने वाली जो महिलाएं उनको अधिक ज्यादा स्वीकार किया जाता है। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण बहुत ज्यादा महिलाएं जो हैं विभिन्न प्रकार की नौकरियां और व्यापार भी करती है। इसलिए लोगों के विकास के जो लक्ष्य होते हैं वो केवल बेहतर आय के ही नहीं होते हैं, बल्कि जीवन की अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में भी वो क्या करता है, सोचता है। हम अगर ये मान ले कि विकास का मुख्य जो लक्ष्य है वो क्या है, आय को बढ़ाना है,
तो ये गलत है। आय के साथ साथ मानव क्या करता है, और भी जीवन के उन पहलुओं को देखता है जिनसे मानव का जीवन क्या होता है, प्रभावित होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है राष्ट्रीय विकास। अब यहां एक प्रश्न आ जाता है, राष्ट्रीय विकास क्या होता है? तो किसी भी देश के अंदर रहने वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय विकास किसे कहते हैं? किसी भी देश के द्वारा अपने देश में रहने वाली जनसंख्या को बेहतर सुविधाएं अधिक से अधिक उपलब्ध करवाने को हम क्या मानते हैं? राष्ट्रीय विकास मानते हैं। कि इस देश के अंदर जो है लोगों के अच्छी शिक्षा दे रहा है, लोगों को अच्छे रोजगार के अवसर दे रहा है, लोगों के पास जो है आय बढ़ाने के तरीके हैं, लोगों को अच्छी जो है स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है, लोगों को अच्छी बैंकिंग व्यवस्था दी जा रही है। तो उन सारे पहलुओं को अगर हम जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय विकास कहलाते हैं। अब बात ये आ जाती है, जो राष्ट्रीय विकास का जो मायना है वो हर किसी के लिए क्या है? अलग अलग है। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय विकास के अंदर जिन पहलुओं को शामिल किया जाता है उसके बारे में लोगों की धारणाएं परस्पर एक जैसी हो, परस्पर भिन्न हो सकती। मैंने आपको बताया था, मान लीजिए जंगल नदी के ऊपर बांध बनाया जाता है, तो जिस क्षेत्र में बांध बनाया जाएगा वहां के नागरिकों के लिए तो क्या हो जाएगा? विस्थापन होगा वहां से, तो वो विकास नहीं कहेंगे। लेकिन उस बांध से जिन असिंचित क्षेत्र के अंदर नहरें निकाली जाएगी वहां के किसान इसको क्या मानेंगे? विकास मानेंगे। तो राष्ट्रीय जो विकास होता है उसके बारे में भी क्या होता है? विचार बराबर नहीं होते हैं, परस्पर विरोधी भी होते हैं। तो फिर समस्या ये आती है कि सरकार जो है फिर निर्णय कैसे करे? राष्ट्र का विकास सरकार जो है कैसे करे? काम करने का बेहतर तरीका क्या होगा? तो फिर ये देखा जाएगा कि लाभ कितने लोगों को हो रहा है, उस काम को करने से जो है कितने लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं, राष्ट्र की जो आय है उसके ऊपर उसका कितना असर पड़ रहा है। तो राष्ट्रीय विकास के लिए हमें इन सभी प्रकार के प्रश्नों के ऊपर क्या करना पड़ता है? विचार करना पड़ता है, तब जाकर के हम क्या करते हैं? विकास करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है, विभिन्न जो देश हैं या जो राज्य हैं उनकी तुलना हम कैसे करते हैं? भी एक राष्ट्र तो क्या है? विकसित है, और एक राष्ट्र क्या है? विकासशील है, और एक राष्ट्र जो है वो क्या है? अल्प विकसित है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम ये कैसे कहते हैं कि ये तो विकसित राष्ट्र है, हम ये कैसे कहते हैं कि ये विकासशील है, और हम ये कैसे कहते हैं कि ये अल्प विकसित है? तो अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कहा जाता है। मैंने अभी आपको बता दिया कि 3 कैटेगरियों में हम लेंगे। किसमें लेंगे? विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। अब ये कैसे लेंगे हम? किसी भी देश की जब हम तुलना करेंगे तो उसकी समानता और अंतर दोनों हो सकते हैं, और अगर हम इनकी तुलना करते हैं तो विभिन्न पहलुओं के ऊपर विचार करते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण हमारे पास पहलू आते हैं: शिक्षा, आय, स्वास्थ्य। क्योंकि ये जो आय है इसको हम जीवन स्तर से भी जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? जीवन स्तर, कि मानव का जो जीवन स्तर है वो कैसा है। ये 3 महत्वपूर्ण पहलू आते हैं जिससे हम किसी राज्य की तुलना करते हैं। मान लो अमेरिका का जो साक्षरता दर है वो भारत से अगर ज्यादा है, अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय जो है वो भारत से ज्यादा है, अमेरिका के अंदर जो स्वास्थ्य का जो रेशियो है, बीमारियों का जो रेशियो है वो अगर कम है, और भारत के अंदर जो है शिक्षा का स्तर जो है उससे कम है, आय प्रति व्यक्ति भी कम है, स्वास्थ्य का स्तर भी लोगों का कम है, जीवन का स्तर जी लोगों का कम है, तो फिर जिसके अंदर ये तीनों चीजें परफेक्ट होंगी वो तो क्या हो जाएगा? विकसित। जहां के नागरिक को प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती है, उन्हें पूरे बेहतर क्या मिलते हैं? मौके मिलते हैं, और देश की प्रति व्यक्ति आय भी क्या होती है? ज्यादा होती है, स्वास्थ्य का स्तर भी लोगों का क्या होता है? उच्च होता है। तो वो राष्ट्र तो किस में आएगा? विकसित में। विकासशील में कौन आ जाएगा? जिसकी शिक्षा का स्तर क्या है? मध्यम है, जिसकी आय क्या है? न्यूनतम है लोगों की। जो अन्य राष्ट्र है अमेरिका के मामले में क्या है? कम है, या फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इनके मामले में अगर कम है, तो स्वास्थ्य का स्तर अगर वहां के लोगों का कम है, जीवन का स्तर वहां के लोगों का कम है, तो उसे क्या माना जाएगा? विकासशील माना जाएगा। यानी कि वो विकसित होने की राह पर अग्रसर है। और सबसे नीचे कौन आ गया? अल्प विकसित कौन सा होगा? अब हम बात करते हैं जैसे नेपाल है, हम भूटान की बात करते हैं, तो अगर ये जो छोटे छोटे जो राज्य हैं इनका जो विकास का स्तर है बहुत निम्न है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम है, शिक्षा वहां पर कम है, स्वास्थ्य का जो रेशियो है कम है, जीवन जो स्तर है वहां के लोगों का वो क्या है? कम है, तो उनको क्या माना जाएगा? अल्प विकसित माना जाएगा।
तो हम ये नहीं कह सकते कि खाली आय के आधार पर, आय के साथ साथ में हम 2-3 और चीजें भी मैटर करती है जिनसे विभिन्न राज्यों के बीच हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। और सबसे बड़ी जो तुलना है उसकी मैंने आपको बता दी, औसत आय निकालते हैं जिसको हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ये कई बार प्रश्न आ जाता है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय जो है वो किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं जब देश की कुल जनसंख्या को, जो वहां पर आय हो रही है, जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से हम क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। देश की कुल आय बटे में कुल जनसंख्या, तो क्या आ जाती है, प्रति व्यक्ति आय निकालने का ये फार्मूला है। इसे हम क्या कहते हैं, औसत आय कहते हैं। क्योंकि हो सकता है एक व्यक्ति की तो जो आय है वो लाखों में हो और एक व्यक्ति की क्या हो, सैकड़ों में हो। तो पूरे देश की हमें क्या निकालनी पड़ती है, प्रति व्यक्ति आय, तो वो इसी प्रकार से क्या की जाती है, निकाली जाती है। और उसी से हम विकास का क्या निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं। उसके बाद में आय और अन्य मापदंड। अभी मैंने आपको बताया था कि आय के साथ साथ और भी बहुत से मापदंड हैं जिनके जरिए हम विकास को क्या करते हैं, मापते हैं। उसके लिए मैंने अभी आपको बताया था, एक तो हम किसको देखेंगे, शिक्षा को देखेंगे। दूसरा हम क्या देखेंगे, स्वास्थ्य को देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। जैसे कि मैं यहां पर आप एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो हरियाणा। ये देखिए आप, यहां 3 स्टेट का एग्जांपल लिया गया है, हरियाणा, केरल और बिहार। अगर प्रति व्यक्ति आय देखी जाए तो इसके अंदर हरियाणा की सबसे ऊपर है, फर्स्ट नंबर पे है ना, 1,80,174 रुपए है। जबकि केरल की 1,63,000 है और बिहार की क्या है, 34,409। अगर खाली हम आय को देखें तो हरियाणा नंबर 1 है। इसमें क्या आता है, हरियाणा नंबर 1। लेकिन हम ये नहीं देखेंगे, मैंने कहा था आय के साथ साथ हम शिक्षा और स्वास्थ्य को भी देखेंगे। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर हम जानकारी लें तो केरल के जो आंकड़े हैं वो हरियाणा और बिहार से बेहतर हैं, क्योंकि केरल की 90% से ज्यादा जनसंख्या पढ़ी लिखी है, जबकि हरियाणा की जनसंख्या है वो 60 से लेकर के 70% तक पढ़ी लिखी है। तो बेहतर हम किसको मानेंगे, केरल को मानेंगे। अब बात आती है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो शिशु मृत्यु दर, कौन सी मृत्यु दर, शिशु की जो मृत्यु दर है वो हरियाणा में तो 30 है प्रति 1000 के पीछे, और केरल में वो कितनी है, 1 है। यानी कि केरल के अंदर 1000 बच्चों के पीछे जो मरने वाले बच्चों की संख्या होती है, शिशु मृत्यु दर, वो 1 है, जबकि हरियाणा में कितनी है, 30। तो बेहतर कौन हुआ, केरल। तो हम सारे एस्पेक्ट देखेंगे, शिक्षा भी देखेंगे, स्वास्थ्य भी देखेंगे, रोजगार भी देखेंगे, जीवन का स्तर भी देखेंगे। आय ही नहीं है, हम विकास को मानने के लिए हमारे पास बहुत मापदंड हैं, और वो बहुत के बहुत मापदंड है, वो चारों के चारों मैंने आपको बता दिए हैं, जिनके जरिए हम किसी भी देश के विकास को क्या करते हैं, मापते हैं। और इस आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो केरल का जो विकास है वो क्या है, ज्यादा है। किससे ज्यादा है, हरियाणा और, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में तो हरियाणा ऊपर है, लेकिन जो अन्य मापदंड है वो मैंने आपको तीनों बता दिए। प्रति व्यक्ति आय हो गया पहला हमारा, दूसरा क्या होगा, शिक्षा, तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, स्वास्थ्य, जिसको हम जीवन प्रत्याशा भी कह सकते हैं। क्यों क्यों कह सकते हैं, स्वास्थ्य अगर हमारा ठीक होगा तो हमारी आयु क्या होगी, लंबी होगी। तो ये 3 ऐसे जो चीजें हैं, इनके आधार पर हम क्या करते हैं, मानव के जो है विकास को क्या करते हैं, और किसी भी देश के विकास को क्या करेंगे, हम मापेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंट, सार्वजनिक सुविधाएं। अब जो सार्वजनिक सुविधाएं हमारे पास कौन सी है, किसी भी देश के विकास को हम इस नजरिए से देखते हैं कि अन्य जो आता है, 3 महत्वपूर्ण के बाद में एक पॉइंट हम ये भी देखते हैं, सार्वजनिक सुविधा हमारी कौन सी होती है, परिवहन है, बैंकिंग है, बीमा है, संचार है। इसके अलावा जो है परिवहन के साधन के साथ साथ क्या है, सड़क है। इन सारी चीज, ये अन्य सुविधाएं हैं, शौचालय की सुविधा है, रात्रि विश्राम की सुविधा है, विश्राम घर है या नहीं है, सड़कों के, हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित है या नहीं है, पर्यावरण हमारा शुद्ध है या नहीं है। इसके अलावा स्कूल देखेंगे हम, देश के अंदर स्कूल है या नहीं है, कॉलेज है या नहीं है। ये सारी सुविधाएं होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, सार्वजनिक सुविधाएं।
यानी कि मानव जब अपनी आय को बढ़ा लेता है, मानव जब अपना विकास कर लेता है, तो वो विभिन्न प्रकार की अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। अगर स्कूल बहुत दूर दूर हो गए तो गांव के जो ग्रामीण लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज पाएंगे। लड़कियों का स्कूल अगर गांव में नहीं होगा, कॉलेज अगर गांव के नजदीक नहीं होगा, तो लड़कियां उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं जा पाएंगी। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिन सार्वजनिक सुविधाओं की व्यक्ति क्या करता है, मांग करता है। तो जिस देश के अंदर जितनी अच्छी सार्वजनिक सुविधाएं लोगों को कम खर्च पर मिलेगी, किस पर मिलेगी, कम खर्च के ऊपर मिलेगी और बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं मिलेगी, तो वो भी क्या होता है, एक विकास का पैमाना होता है। हर आदमी चाहता है ये, क्योंकि जो भी पैसा उसके पास आता है जेब में, वो क्या करता है, उसके लिए वस्तुएं और सेवाएं खरीदना चाहता है, और उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं से ही आपका जीवन क्या होता है, बेहतर होता है। नागरिक जो है जितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं उपयोग करता है, उसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण पर्याप्त सूचक नहीं है। आय तो अगर आपके पास है, पैसा है आपके पास, अगर सुविधा आप नहीं है आपके पास, तो खरीदोगे कहां से उनको। तो पैसे के साथ साथ आपके पास उन पैसों को खरीदने वाली सुविधाएं भी समाज में क्या होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। इसलिए विकास का मायना किसकी तरफ आ जाता है, सार्वजनिक सुविधाओं की तरफ भी आ जाता है। बहुत जरूरी होती है सार्वजनिक सुविधाएं, बहुत ज्यादा होती है। स्वास्थ्य की सुविधा अगर आपको वहां पर मिल जाती है तो बहुत अच्छे से आप उसका क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है विकास की धारिणता, और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक